ठीक है जी। कल अपन ने रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चालू कर दिया था। क्या बताया था मैंने? सबसे पहला रूल जो सबसे पहले कंसिडर करना है अपने को, सेक्शन 19, कि सर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में तब ट्रांसफर होगी जब इंटेंशन होगा या जब इंटेंडेड होगी। इंटेंडेड कब होगी ये हमें कैसे पता पड़ेगा? या तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ होगी ओनरशिप वुड ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर एट दिस एंड दिस पॉइंट इन टाइम, यानी कि इस लेवल पे ये जब हो जाएगा, पेमेंट जब मिल जाएगा वगैरह वगैरह। या फिर हम उस इंटेंशन को थ्रू लैंग्वेज ऑफ द, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है पर हम उसको गैदर कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिकेशन से भी गैदर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। तो ये तो हो गई सेक्शन 19। व्हेन इंटेंडेड देन ओनरशिप विल पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर। इफ द इंटेंशन इज नॉट क्लियर देन वील सी सेक्शन 18 और सेक्शन 20 टू 24। ठीक है सर। तो सेक्शन 20 टू 24 में अपन ने सबसे पहले क्या किया था? रिचा जी, क्या तकलीफ हो गई? सॉरी सर, सॉरी सर, सर। हाँ, अलग से चैटिंग चैटिंग चल रही है। ठीक है, चलिए। तो इफ the intention is not clear then we'll see these sections। तो सर हमने कल पहला सेक्शन किया था सेक्शन 20। ठीक है सर। सेक्शन 20 में क्या किया था अपन ने कि सर स्पेसिफिक गुड्स हैं जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है पर प्लस प्राइस डिटरमाइंड है। तो सर ऐसी सिचुएशन में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होगी? कि सर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसी समय हो जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन किया था सेक्शन 22। स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन प्राइस नहीं डिटरमाइन हुई है। तो सर कब होगी? जब प्राइस डिटरमाइन कर ली जाएगी आइदर बाय वेइंग और या तो वेइंग करने से या मेजर करने से या टेस्ट करने से, वॉट एवर इट इज, वो काम कर लेने से, प्राइस डिटरमाइन कर लेने से और बायर को नोटिस दे देने से ये ओनरशिप सेलर, उस समय सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर। देन वी डिड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन 21, कि सर क्या स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है ही नहीं, तो सर कब होगी? प्राइस का फंडा मैं यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, कब होगी? कि सर जब उनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आएंगे, नंबर 1, और नंबर 2 बायर को इस बात का नोटिस देंगे तब। ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो सर स्पेसिफिक गुड्स के मामले हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाओ अनअसर्टेन्ड गुड्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, अनअसर्टेन्ड गुड्स में ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होगी? दिस इज सेक्शन 18 प्लस सेक्शन 23। दिस इज सेक्शन 18 प्लस सेक्शन 23। आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो जी, सेक्शन 18 कि सर गुड्स must be ascertain where there is a contract for sale of unascertain goods, no property or ownership in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। यानी कि गुड्स असर्टेन है, अनअसर्टेन गुड्स हैं, तो उनमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? कि सर सबसे पहले तो जब उन्हें असर्टेन कर लिया जाएगा, सेक्शन 18। ठीक है, सबसे पहले तो जब उन्हें असर्टेन कर लिया जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन 23 पे चलते हैं। सेक्शन 23 बोलता है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। तो पहला पॉइंट बोलता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। तो सर ये वाला पॉइंट और किस में लग रहा है? कि सर यही वाले रूल अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स के लिए भी लग रहा है। तो एक ही रूल लगेगा अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स के लिए। क्या? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, की सर डिस्क्रिप्शन से बेचा है,
अनसर्टेन गुड्स को हमने डिस्क्राइब करके बेचा है, या फ्यूचर गुड्स को हमने डिस्क्राइब करके बेचा है कि मेरा जो बाग में अनार जो भी अगले साल लगेंगे वो मैं सारा आपको 100 रुपीज पर केजी में सेल करूंगा। तो सर जो बाग में अनार लग रहे हैं 100 रुपीज पर केजी में, ठीक है, 100 रुपीज पर केजी में जो बाग में अनार लग रहे हैं सर, उनको डिस्क्राइब किया होगा ना कि सर वो क्वालिटी में ये वाली ब्रीड के हैं या उनकी लेंथ कम से कम इतनी होगी। तो सर आपने जब अनसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या फिर फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उनमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी कि सर वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आ गए और आपने उन सारे गुड्स में से एसर्टेन कर लिया कि कौन सा वाला गुड्स आप देंगे। प्लस सेकेंड होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या सेकंड पॉइंट क्या है, असर्टेन कर लिया, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर लिया। ठीक है सर, सबसे पहले देखो असर्टेन का मतलब तो अपन ने समझा हुआ है ना, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है असर्टेन कर लिया, दूसरा पॉइंट है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर लिया। असर्टेन का मतलब आपने समझ लिया है ना, क्या कि सर असट, वो मैंने आपको बताया था ना कि सर मेरे गोदाम में 1000 बोरी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस पड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो मैंने डिस्क्राइब किया प्रोबेबल बायर को, सेलर ने डिस्क्राइब किया बायर को कि ये इस तरीके का है, बासमती राइस है, सुपर क्वालिटी का है, जिसकी लेंथ कम से कम ऐसी। तो उसने इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 100 बैग्स ऑफ राइस खरीदने के लिए। तो सर अब इस 300 बैग्स ऑफ राइस खरीदने के लिए 1000 में से कौन से 300 की बात मैं कर रहा हूं, 1000 में से कौन से 300 की बात मैं कर रहा हूं, ये मुझे कैसे बताना पड़ेगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो बिना इसके ही बन गया, कौन से 300। तो सर किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कैसे गुड्स के लिए बन रहा है कि सर अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ओके सर, तो सर ओनरशिप सेलर से बाहर के पास में कब ट्रांसफर होगी, सर जब वो गुड्स असरटेन कर लिए जाएं। ठीक है सर, यानी कि उनमें से हमने 300 बोरी अलग निकाल ली। ठीक है, असरटेनमेंट का मतलब लिखो, असरटेनमेंट का वैसे मैं आपसे मीनिंग डिस्कस करूंगा, बेसिक मीनिंग लिखो असरटेनमेंट का कि सर आइडेंटिफाइंग द गुड्स, आइडेंटिफाइंग द गुड्स, identifying the goods plus setting apart, identifying the goods as per intended quality or description, as per intended quality or description, identifying the goods as per intended quality or description, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंडेड क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन का था कि ये वाली 300 बोरी, प्लस सेटिंग इट अपार्ट, उसको अलग से निकाल दिया। ठीक है, एज सेटिंग इट अपार्ट यानी कि उसको अपन ने अलग निकाल दिया कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय असरटेनिंग कि सर जो भी गुड्स थे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए, प्लस उनको सेट अपार्ट किया, प्लस उनको सेट अपार्ट किया with the intention of using or committing towards the contract। ठीक है सर, अब आ जाते हैं असर्टेनमेंट के बाद में अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है। मैंने कहा था ना सबसे पहले असर्टेन करेंगे और अप्रोप्रिएट करेंगे, असर्टेन करेंगे और अप्रोप्रिएट करेंगे। क्या सर, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि सर जो भी गुड्स हैं जैसे फ्यूचर गुड्स है, तो सर सबसे पहले तो गुड्स को या तो आप प्रोड्यूस करोगे या फिर आप गुड्स को ऑब्टेन करोगे। ठीक है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, प्लस उन गुड्स को या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस या ऑब्टेन जो भी है वो करोगे, प्लस उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओगे, प्लस उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओगे, प्लस उनको अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, अनकंडीशनल ये लिखते जाना बेटा, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट
towards contract, unconditionally appropriate towards contract. ठीक है, ठीक है, चलिए। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब समझते हैं। चलो, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, देखो पहले समझना, these two terms are overlapping, these two terms are overlapping, ठीक है। तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, सॉरी, असर्टेनमेंट का मतलब में भी मैंने आपको बताया कि सर आइडेंटिफाई कर लेना अलग उनको, जो भी इंटेंडेड क्वालिटी के हैं। और अप्रोप्रिएशन में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो गुड्स को प्रोड्यूस कर लेना या ऑब्टेन कर लेना, यदि फ्यूचर गुड्स हैं तो ही लागू होगा। प्लस अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कमिट कर देना कि ये मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई के साथ में, सेलर ने जो बायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमिट कर दिया अनकंडीशनली। नहीं भाई, कोई कंडीशन नहीं, ये उधर ही जाएंगे, उसी पर्पस के लिए है। तो सर मैं कह रहा हूं आपको स्वयं कि ये दो टर्म्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, दोनों करनी जरूरी होती है। असर्टेनमेंट भी गुड्स का करना जरूरी होता है और अप्रोप्रिएशन भी करना होता है। गुड्स प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड, डिलीवरेबल स्टेट, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्लस अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का एक और मतलब होता है कि सर या तो देखो, ये आगे भी अभी अपन पढ़ेंगे कि सर या तो गुड्स को कैरियर को डिलीवर कर दिया, ठीक है, कैरियर को डिलीवर कर दिया, या बायर को डिलीवर कर दिया, या तो गुड्स को करियर को डिलीवर कर दिया जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, या बायर को डिलीवर कर दिया, और या फिर कोई दूसरे बेली। कई बार क्या होता है, कैरियर नहीं, मान लो सिटी मुंबई से सिटी पुणे तक मिस्टर एक्स जो सेलर है उनके फ्रेंड जा रहे थे। उन्होंने फ्रेंड को ही बोला, यार तू जा रहा है ना पुणे, ये मेरा माल तेरे घर के पास में एक जना रहता है, उसको पकड़ा देगा क्या? फ्रेंड बोला जरूर पकड़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये अदर बेली हो गए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो गुड्स करियर को डिलीवर कर दिए, या बायर को डिलीवर कर दिए, या बेली को डिलीवर कर दिए। प्लस सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। इसको समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो सेलर ने कैरियर को दे दिया, ये माल फलान चंद जी तक पहुंचा दीजिए, बायर तक पहुंचा दीजिए। तो कैरियर ने उनको एक पावती दी, रिसिप्ट दी, कैरियर ने उनको एक पावती या रिसिप्ट दी कि हम जो भी हमको ये रिसिप्ट दिखाएगा हम माल उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हो गया या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स हो गया? क्या हो गया भाई बताइए? ये जो पावती है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स है? बताओ, बताओ भाई, कौन बताना चाहता है? सुहान गोयल। यस सर। ये जो कैरियर ने अपने को रसीद दी ना कि जो भी इस रसीद को दिखाएगा माल मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा, तो ये रसीद क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स है? मतलब शोइंग। मतलब क्या? जो अनकंडीशनल ट्रांसफर होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तो मतलब बस वही होता है कि जिसके पास ये है ये उसका है, पर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है वो बोलता है कि इसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा अनकंडीशन, तो वैसा डॉक्यूमेंट होता है। ऑफ टाइटल टू गुड्स की सर जिसके पास में भी वो है वो उसको दिखा के छुड़वा सकता है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तो बस शिप में चढ़ाया या कैरियर में चढ़ाया तो हाँ इन चंद जी ने, फलान चंद जी ने हमारे पास में माल डिपॉजिट करा है, ऐसा नहीं है कि जो दिखाएगा हमको उसको देने की बाध्यता होगी। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब अपन क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? सेलर डजंट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ।
मान लो कैरियर है, उसने आपको रसीद दी कि जो भी मुझे रसीद देगा दिखाएगा मैं उसको माल हैंड ओवर करूंगा। तो ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड। जिसके पास में भी वो रसीद होगी ना, वो उसका टाइटल जैसे ओनर जैसे उसको छुड़वा सकता है। ठीक है सर। अब कई शाणे सेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उस पावती को डायरेक्ट बायर को दे देंगे, तब तो माल पे कंट्रोल किसका हो जाएगा कि सर बायर का हो जाएगा। ओके सर। और अभी पैसा नहीं आया तो फिर क्या होगा, तो वो लोग शाणपति क्या करते हैं कि बायर की सिटी में अपना एक एजेंट बैठा हुआ होता है, उसको वो रसीद दे देते हैं कि जब बायर से पैसा आ जाए तब ये रिसिप्ट उसको दे देना, वो माल छुड़ा लेगा। ठीक है। तो सर इधर ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि बायर की सिटी में एजेंट जो सेलर का बैठा हुआ है उसको दे देना, तो सेलर क्या कर रहा है, सेलर इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। वो किसी तरीके से अपना जो गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट है ना, उसको रिजर्व करके रख रहा है, कल को कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाए तो। हम क्या कह रहे हैं कि सर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में यदि आपने गुड्स को करियर को दिया है, तो सेलर को अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके नहीं रखना है, तो ही वो प्रॉपर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा, तो ही वो प्रॉपर कमिटमेंट होगा टुवर्ड्स यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डन विद द बायर। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सेलर डजंट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। बोलो। या तो खुद के पास रख ली, या अपना बायर की सिटी में एक एजेंट बिठा दिया, उसके पास में उसको ये देने लग गए कि जब वो पैसा देवे तो दे देना, तो फिर तो आप अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिजर्व करके रख लेना। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सर अब वापस शुरुआत पे आ जाओ कि सर जब अपन असर्टेन्ड गुड्स या फ्यूचर गुड्स की बात, अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स की बात कर रहे हैं, तो सर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होगी? सबसे पहले जब गुड्स को असर्टेन कर लिया जाएगा और अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर लिया जाएगा। कि सर इन दो टर्म से क्या मतलब है कि सर असर्टेन मतलब का बड़े ढेर में से आइडेंटिफाई कर लेना इंटेंडेड क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाले बासमती राइस वो वाले आइडेंटिफाई कर लेना गुड्स, उनको सेट अपार्ट कर देना। ठीक है। और अप्रोप्रिएट करना यानी कि या तो गुड्स को प्रोड्यूस कर लेना, ऑब्टेन कर लेना, क्योंकि सेम रूल फ्यूचर गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना और अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट कर देना, मतलब अनकंडीशनली बिना पावती अपने पास रखे इस तरीके से गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के प्रति लगा देना, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। क्या इतनी कहानी बेसिक सी समझ में आई आपको? क्या अभी तक की कहानी सबको समझ में आई? मुझे तुम लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया। फर्नांडिस, समझ में आया या नहीं आया? यस फर्नांडिस। सर। यस सर। इसका मतलब है फर्नांडिस एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सब कुछ खचाखच समझ में आ जाता है उसको, खच 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 खच, एक के बाद एक। ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं। ये जो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है ना, मैंने क्या कहा कि सर एक तो असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स होगा और प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा। असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स होगा और अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नाउ this appropriation of goods can be done by the seller with the consent of buyer, or by the buyer with the consent of seller। जरूरी बात क्या है, दोनों पार्टीज की कंसेंट आनी चाहिए, सेलर की भी और बायर की भी। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यानी कि उस माल को अलग निकाल के लाना, एसर्टेनमेंट प्लस अप्रोप्रिएशन, अलग निकाल के लाना, उसको अनकंडीशनली कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिट कर देना कि ये इसीलिए है। तो ये सेलर के द्वारा भी किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ बायर, और बायर के द्वारा भी किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। जरूरी बात क्या है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट आ जानी चाहिए। सर माल डिलीवर होने के बाद में भी कई बार अप्रोप्रिएशन होता है, कई बार माल डिलीवर होने के पहले अप्रोप्रिएशन होता है। ये अभी बताता हूँ क्या चीज है, समझना।
मान लो हमारा जश शाह एक दुकान में घुसा, ठीक है, जश शाह दुकान में घुसा और उसने शॉपकीपर से बोला मेरे को 300 बोरी ये वाले गेहूं के चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन से सारा मामला सेट हो गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट था कि सर अनअसर्टेन गुड्स के लिए था। कौन सी 300 बोरी अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी। तो सेलर शाम को आया, सेलर शाम को जब सारे दिन भर में उसने धंधा कर लिया कि चलो अब डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर्स आ गए, ध्यान से सुनना रे, बहुत ध्यान से। सेलर 1000 बोरी में से 300 बोरी अलग छांट के ले आया, ठीक है सर। और उस 300 बोरी को, मतलब असर्टेनमेंट प्लस अप्रोप्रिएशन की प्रोसेस चल रही है सर। उस 300 बोरी को उसने कैरियर को पकड़ा दिया कि ये ले जा, ठीक है, और जज शाह को डिलीवर कर देना इस एड्रेस पे, ठीक है सर। अब जब वो बोरी जज शाह तक पहुंची तो उसने देखा कि हाँ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही है। उसने भी कहा ठीक है, बिल्कुल सही गुड्स भेजे, मैं रख लेता हूँ। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो रहा है दैट इज डन बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर। यानी कि उसने अप्रोप्रिएट किए गुड्स को निकाल के और सेलेक्ट करके और रखे विद द कंसेंट ऑफ द बायर। बायर ने कंसेंट कब दी, जब माल डिलीवरी होगी, उसने माल देखा तो उसने भी कंसेंट कर दिया, हाँ जैसा बोला था वैसा ही माल है। तो अप्रोप्रिएशन में दोनों की कंसेंट आ गई, सेलर की भी आ गई, बायर की भी आ गई। सेलर ने किया विद द कंसेंट ऑफ बायर। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। पहले पॉइंट का एक और एग्जांपल देखो सर। आप ऑर्डर करते हैं, मान लो हमारा जश है, उसको बहुत मतलब क्या है ना, टॉप नॉच फोन चाहिए। कौन सा फोन चाहिए उसको? आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए। इससे ऊपर भी कोई आता है क्या भाई? मैं तो इस मामले में मेरे को समझ नहीं है, इससे ऊपर कोई फोन आता है क्या आईफोन में सीरीज में? कहाँ चले गए यार? नहीं सर, नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता? कितने का आता है जस्ट शाह ये? सर 1.5 लाख का आता है। 1.5 लाख का आता है, ओके चलो। जस्ट शाह को ये फोन समझ में आया। उसने, समझना पूरी प्रोसेस को, उसने अमेजन पे ऑनलाइन ये 1.5 लाख का आईफोन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। जो अमेजन पे एप्पल जो सेलर था उसके गोदाम में 10,000 आईफोन 17 प्रो मैक्स वाले फोन पड़े हुए थे, 10,000 उसके गोदाम में पड़े हुए थे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना एप्पल सेल, अमेजन की वेबसाइट पे एप्पल सेलर और जज शाह के बीच में, जब कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं एक आईफोन प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए की प्राइस पे लूंगा, तो ये कैसे गुड्स के लिए बन रहा है सर? ऑब्वियसली ये अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए बन रहा है, क्योंकि क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त इस 10,000 फोन्स में से कौन सा आईफोन 17 प्रो मैक्स सेलेक्ट किया जाएगा ये पता था क्या? नहीं सर, नहीं पता था। तो ये कैसे गुड्स के लिए बन रहा है? अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या पहला अनअसर्टेन गुड्स का तक कैसे पहुंचे ये समझ में आया? कि तो आगे बढ़ूं? बोलो यस एवरीवन, यस सर। तो सर अनअसर्टेन गुड्स का बन रहा है। अब शाम को है ना, ऑर्डर डिलीवरी का टाइम आया, तब एप्पल ने क्या किया, इन 10,000 फोन्स में से एक फोन सेलेक्ट करके अलग निकाल लिया। एक फोन सेलेक्ट करके अलग निकाल लिया। तो सर असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स हो गया ना, कौन सा देना है 10,000 में से वो फिक्स हो गया। यस सर। प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी हो रहा है। कैसे? सेलर ने 10,000 में से एक सेलेक्ट करके अलग निकाल लिया, अमेजन ने अपनी सर्विसेज से वो जज शाह बायर तक पहुंचाया। जज शाह ने भी पैकेट खोला, देखा फोन में सब कुछ सही है, कहीं से स्क्रीन टूटी भी नहीं है, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, सब कुछ उसने देखा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एकदम सही, माल डिलीवर किया है। तो उसने भी अपना अप्रूवल दे दिया, हाँ ठीक है चलेगा, बिल्कुल सही माल है, मेरे को मिला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उस फोन में कोई स्क्रीन टूटी फूटी आती, या उस फोन में कोई स्क्रैचिंग लगा हुआ होता, या उस फोन मुछा हुआ आता एकदम कहीं से दब दबा के आ गया, तो क्या जज शाह उसको रिटर्न नहीं कर देता? रिटर्न भैया ये तो टूटा हुआ माल है। तो क्या उसने अपना अप्रूवल दिया इस पे? नहीं सर, उसने अपना अप्रूवल इस पे नहीं दिया। बात समझ में आई? यस सर। तो सर अनअसर्टेन गुड्स, अब ascertain plus appropriation, appropriation done by seller with the consent of buyer का एग्जांपल समझ में आ गया? दोनों की कंसेंट जरूरी होती है। यस सर, ये पहला एग्जांपल तो समझ में आ गया कि अप्रोप्रिएशन सेलर से बायर को, सेलर ने किया और बायर ने उस अप्रोप्रिएशन की, हाँ तूने जो गुड्स अप्रोप्रिएट किया उस पर मेरी कंसेंट है, दे दी। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं
appropriation is sometimes done by the buyer with the consent of seller. हाँ सर, ऐसा भी होता है। मान लो जश आ गया, इसकी मम्मी ने बोला इसको कि शाम को घर में शादी है, तो एक काम कर तू, नहीं शाम को नहीं, सॉरी 10 दिन बाद घर में शादी है या 5 दिन बाद घर में शादी है, तो तू एक काम कर यार, थोड़ा सा अपनी लिस्ट जो है ना वो लिखा के ले आ उसको, ठीक है। और जो परचून वाला होता है उसको, तो मान लो चावल के लिए लिखा है, ओके सर, राइस के लिए लिखा है, ओके। तो जश आ गया, सारे डिस्क्रिप्शन से बात कर ली, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा गुड्स है, मुझे 300 किलो राइस चाहिएगा। उसके गोदाम में 1000 किलो राइस पड़ा हुआ था, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन के आ गया, जश शाह बोला मैं 2 दिन बाद आऊंगा और मैं अपने माल की डिलीवरी लूंगा, ओके सर। 2 दिन बाद जश शाह गया यहाँ पर इसकी शॉप पे, बोला माल का है, अरे यार निकालना रह गया, तू खुद निकाल लेना, यहाँ ऐसे ऐसे जा अंदर जा। तो जश शाह गोदाम में पहुंच गया, मिलने वाला ही था जो परचून वाला था इसका, वहां से उसने 300 किलो एज पर कॉन्ट्रैक्ट अलग निकाल लिए, जो कि बाद में सेलर ने भी कहा हाँ बिल्कुल सही माल सेलेक्ट करके लाया, यही यही ले जा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो सर कई केसेस में गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। आया समझ में? ऐसा भी होता है। जरूरी बात क्या है कि सर अप्रोप्रिएशन में दोनों पार्टीज की कंसेंट आनी चाहिए, सेलर की और बायर की, चाहे माल डिलीवरी से पहले ही आ जाए, चाहे माल डिलीवरी के बाद में भी आ सकती है, जैसे मैंने एप्पल आईफोन के केस में बताया कि हाँ बिल्कुल सही, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, सर कंसेंट जरूर आनी चाहिए, दोनों पार्टीज की आनी चाहिए। क्या अभी तक का जितनी बातें समझाई है वो समझ में आ गई? अभी तक की जितनी बातें समझाई है सब समझ में आ गई? यस सर। तो अभी तो मामला पूरा थोड़ी हुआ है। अनअसर्टेन गुड्स में या फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है? इस सबसे पहले तो गुड्स को असर्टेन किया जाएगा प्लस अप्रोप्रिएट किया जाएगा, सेकंड स्टेप, या ठीक है, असर्टेनमेंट या अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स by the seller with the consent of buyer or by the buyer with the consent of seller। ठीक है जी, चलिए। प्लस buyer has third step, buyer has information या opposite party has information thereof, plus fourth step, buyer consents to it। कि सर कैसे ये थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या जोड़ा है आपने? कि सर बायर हैज इंफॉर्मेशन देयर ऑफ या फिर बायर हैज एंड प्लस बायर कंसेंट्स टू इट। कैसे सर? मान लो जो बड़े ढेर में से उसने शाम को 300 बोरी माल निकाला खुद सेलर ने, और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाए गए, ठीक है सर। डिलीवरेबल स्टेट में लाने के बाद में मतलब वही असर्टेनमेंट प्लस अप्रोप्रिएशन हो गया, यस सर। उसको बायर को बोल दिया, जैसे ही असर्टेनमेंट किया प्लस अप्रोप्रिएशन किया प्लस जैसे ही बायर को इंफॉर्मेशन पास कर दी कि भैया ये माल आपका जो है ये तैयार पड़ा हुआ है, 300 बोरी अलग निकाला हुआ, ठीक है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन उस तक पास हुई, असर्टेनमेंट और अप्रोप्रिएशन के बाद में जैसे ही बायर को इंफॉर्मेशन पास हुई, इमीडिएटली सेलर से बायर के पास में ओनरशिप चली जाती है, ओनरशिप चली जाती है। चौथा छुपा हुआ पार्ट क्या है कि सर बायर भी उस गुड के प्रति कंसेंट कर रहा है कि हाँ जो आपने माल भेजा है वो मेरे लिए सही है, ठीक है। तो चाहे ये यहाँ पर पहुंचने के बाद आए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ जो आपने माल भेजा है वो मेरे लिए सही है, बायर की कंसेंट। जरूरी बात क्या है, जैसे ही गुड्स का असर्टेनमेंट हुआ प्लस अप्रोप्रिएशन हुआ प्लस उस गुड्स का अप्रोप्रिएशन होने के बाद में बायर को जैसे ही इंफॉर्मेशन भेजी गई, ठीक है, वैसे ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में उन गुड्स में चली जाती है, ठीक है। तो माल अभी भी भले ही रास्ते में हो या सेलर के पास में ही हो या कैरियर के पास में हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है कि सर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सॉरी असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स हो गया प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया प्लस बायर को इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया तुम्हारा गुड्स हाँ हो गया है, रवाना हो गया है, ठीक है। यानी कि ये गुड्स
गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, ये जरूरी एस्पेक्ट है, छुपा हुआ एस्पेक्ट है जो कि अप्रोप्रिएशन में भी कवर हो जाता है। डिलीवरेबल स्टेट में होंगे तो ही तो प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट होंगे, ठीक है। और यदि गुड्स किसी कैरियर को दिया है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुड्स यदि किसी कैरियर को दिया है तो सर सेलर डजंट रिजर्व हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल का डिस्पोजल का राइट वो पावती मैंने मेरे पास ही रख ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये जो कंसेंट ऑफ बायर है ना, ये मैं आपको फिर बताता हूं। मैंने आपको कहा गुड्स कैन बी अप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, ठीक है। तो ये जो कंसेंट है ना जिस किसी भी पार्टी की, ये चाहे सेलर ने गुड्स अलग किया है, ये अप्रोप्रिएशन के बाद में भी ये कंसेंट बायर से मिल सकती है, चाहे बायर ने गुड्स अलग किया है तो अप्रोप्रिएशन के बाद में भी ये कंसेंट सेलर से मिल सकती है। उससे कंफ्यूज मत होना, बात एक पार्टी की बाद में भी आ जाए, यदि वो अप्रूव कर रहा है तो कतई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डिसअप्रूव कर रहा है तो फिर उस अप्रोप्रिएशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या तुमको ये सेक्शन 18 और 23 पढ़े हुए समझ में आ गए? 23 में एक पार्ट नीचे वाला बच गया था, वो उसको भी देख लेते हैं। Where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by description and goods of description and in a deliverable state, देखो deliverable state आ गया, goods deliverable state में होने चाहिए, are unconditionally appropriated to the contract. Now what do you mean by unconditional appropriation? की सर कमिट कर दिए, ये इसीलिए यूज होंगे, ठीक है। either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, किसी के भी द्वारा किए गए हो, दूसरी पार्टी से हो गए। the property in the goods thereupon passes to the buyer, ठीक है सर। जब अप्रोप्रिएशन और असर्टेनमेंट हो जाता है, असर्टेनमेंट और अप्रोप्रिएशन हो जाता है, तो फिर बायर के पास में चली जाती है, अरे यार, तो फिर बायर के पास में इंफॉर्मेशन वो चली जाती है, सॉरी, बायर के पास में ओनरशिप चली जाती है। बट इसमें छुपी हुई बात ये है कि सर बायर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ये आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ में आएगा। सच एसेंट में बी एक्सप्रेस एसेंट और इम्प्लाइड एसेंट एंड मे बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि बिफोर भी आ सकती है, आफ्टर भी आ सकती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेस असेंट की हाँ सर फोन कर दिया, हाँ मेरे को आपका गुड्स पसंद है, एक्सप्रेसली असेंट। इम्प्लाइड असेंट, माल मिलने के 5-7-10 दिन बाद तक भी नहीं बताया कि माल कैसा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, माल खोटा है, तो यार इम्प्लाइड तरीके से एक्शन से बता दिया हाँ तेरा माल पसंद है। या फिर माल मेरे को मिलने पे मैंने और किसी और को आगे भेज दिया, तो इम्प्लाइड असेंट हो गई ना कि मुझे पसंद हुआ तभी तो मैंने आगे भेजी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी टू कैरियर, इसी में 23(2) ये भी मैं करा चुका हूँ। वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। उसने अपना राइट रखा नहीं है, पावती अपने पास रखी नहीं है, तो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो चुका है गुड्स का, जो ही होना चाहिए, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको कवर कराए 18 और 23। तो कृपया समझिए कितनी गहरी बात थी जिसको अपन ने बहुत ही धीमे धीमे आसान करके समझा है, ठीक है जी। सबको समझ में आया? काफी कुछ एक बार वापस रिवाइज करना, तुमको समझ में आ जाएगा, कोई कारण नहीं है कि समझ में नहीं आवे, कोई कारण नहीं है कि समझ में नहीं आवे। बोलो रे, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, समझ में आया? यस। चलिए, तो अब अपन पढ़ना चालू करते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो देखो ज्यादा चांस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के, यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आने के, बताइए ये सिचुएशन है, इसमें ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर हुई, इसमें ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर हुई, बताइए। नंबर 1, तो आपको पहले तो गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स समझना पड़ेगा कि सर ये तो स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है, या फिर ये अनसर्टेन गुड्स की बात हो रही है, या फिर ये फ्यूचर गुड्स की बात हो रही है, या फिर ये असर्टेन गुड्स की बात हो रही है। इनके और इनके रूल सेम चलते हैं, इनके और इनके रूल सेम चलते हैं, इन दोनों के, अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स के। और
स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के सेम चलते हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से जो भी सिचुएशन थी, मैंने आपको 4-5 सिचुएशन जो भी कराई है, उस हिसाब से जो भी रूल सेट होता है वो वाला लगा के आपको बताना है ओनरशिप इस समय सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होगी। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन व्हेन डज द ओनरशिप इन गुड्स इन अनअसर्टेन गुड्स पासेस फ्रॉम सेलर टू द बायर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए सेम लिंक पे वापस दोबारा रिज्वाइन कीजिए।